हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके दो टॉपिक्स रह गए हैं दैट इज अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी तक हम सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं क्लास 10th केमिस्ट्री में। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो केवल ये दो टॉपिक हमारे पास रह गए थे, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स। तो आपको पता है अल्कोहल के केसेस में अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है, आपको पता है अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOH। क्या जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल्स का? CnH2nOH। अब ये जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का, इसमें n की वैल्यू 1 से लेके आप कुछ भी रख सकते हो। तो देखिए, अगर आप 1 वैल्यू पुट करते हो तो C1 हो जाएगा, H हो जाएगा 2n+3 यानी कि 2n+1 3 और OH CH3OH। ये किसका फॉर्मूला होता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिथेनॉल। क्या कहते हैं? मिथेनॉल, करेक्ट। और अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH। और इसी को हम क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं, या फिर कॉमन नेम क्या है इसका? एथाइल अल्कोहल। यानी कि इस सीरीज का पहला कंपाउंड कौन है? मेथेनॉल हो गया, और दूसरा कंपाउंड कौन सा हो गया? इथेनॉल, यानी कि एथाइल अल्कोहल हो गया। तो इसीलिए इथेनॉल क्या है? सेकंड मेंबर हो गया कौन सी होमोलॉगस सीरीज का? अल्कोहलिक होमोलॉगस सीरीज का। अल्कोहल्स की जो होमोलॉगस सीरीज होती है उनका सेकंड मेंबर हो गया। अब C2H5OH का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एक कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा होगा, और बाकी जो दूसरा कार्बन होगा उस पर 3 हाइड्रोजन एटम, और इस कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे, तो कार्बन की 4 वैलेंसी को भी कंप्लीट कर लेता है। तो ये आप स्ट्रक्चर बड़े इजीली यहाँ पे इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इथेनॉल की प्रिपरेशन की। तो इथेनॉल की प्रिपरेशन, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं इथेनॉल को प्रिपेयर करने के, लेकिन आपके पास एक ही मेथड है, दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोएल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स। अब एल्काइल हैलाइड्स यानी कि यहाँ पे इथाइल हैलाइड आप यूज कर सकते हो। इथाइल ग्रुप क्लियरली देख सकते हो, इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो, इथाइल आयोडाइड यूज कर सकते हो। तो जैसे कि किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर आप एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस चीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अगर आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो तो वो यहाँ पे OH ऐड हो जाता है। यहाँ पे एक्वस देख रहा है आपको कि यहाँ पे OH ऐड हो जाता है, और अगर यहाँ पे एक्वस की जगह आप अल्कोहलिक यूज करते तो यहाँ पे ये बन जाता इथीन। तो इसका ध्यान रखना है। वो रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब हमने इथीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी कि इथीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते तो C2H4 बन जाता और H2O अलग हो जाता। इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही यूज करना है, न कि अल्कोहलिक। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ बड़ा सिंपल सा काम होता है। Br की जगह कौन ले लेता है? OH ग्रुप ले लेता है। Br की जगह कौन ले लेता है? OH ले लेता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? एथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। नाउ अगर Br की जगह कोई दूसरा हैलाइड भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि C2H5Cl यूज कर लीजिए। चलिए, तो इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करोगे, एक्वस KOH के साथ, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। क्या बनेगा? C2H5OH ही बनने वाला है। बस फर्क यहाँ पे पड़ेगा कि KBr की जगह KCl बन जाएगा। और अगर यहाँ पे Cl की जगह आयोडाइड यूज करोगे, इथाइल आयोडाइड यूज करोगे, तो आपको Ki मिलेगा, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड मिलेगा। तो बड़ी सिंपल ये रिएक्शंस हैं इसके प्रिपरेशन की। अब बात आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं एथेनॉल की। अब एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? सबसे पहली चीज कि एथेनॉल क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। तो ये कलरलेस लिक्विड होता है और प्लीजेंट, हल्की सी प्लीजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल होती है इसकी। और इथेनॉल जो होता है वो बॉयल होता है लगभग 351 केल्विन पे। आप देख सकते हो कि अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम है, यानी कि वाटर से पहले ये बॉयल होने लगता है। देन वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है और किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। दूसरी आती है इसकी डेंसिटी की बात। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी वाटर से थोड़ा सा कम होती है, स्लाइटली कम होती है, यानी कि वाटर से थोड़ा हल्का होता है। और लिटमस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही जो अल्कोहल्स हैं उनको हम थोड़ा सा एसिडिक ट्रीट करते हैं, एसिडिक बिहेवियर उनमें होता है, लेकिन ये बहुत ही लाइट एसिडिक होते हैं कि लिटमस पेपर को भी ये अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि लिटमस पेपर पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज कंबशन। तो कंबशन में आपको पता है, जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, कि बर्न करते हैं हम जब, मोस्टली कंपाउंड्स जो हैं आपके, उनको जब बर्न करते हैं तो 2 कंपाउंड्स मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां पर भी वही है, बर्न करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो इथेनॉल को जब बर्न करोगे तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थी बात कंबशन की। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑक्सीडेशन की बात। अब ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है कि आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हो। तो आपको पता है कि अल्कोहल का अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो माइल्ड ऑक्सीडेशन करने पे अल्कोहल क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स बनाते हैं। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि CrO3 है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये इसको इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में, यानी कि एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इथेनॉल को हम क्या कहते हैं कॉमनली, एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे जैसे कि एसिडिक K2Cr2 या KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने पे क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे क्या बना रहा है, इथेनॉल क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड बना रहा है। तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं अल्कोहल्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ। तो मैंने आपको अभी बताया था कि थोड़ा सा एसिडिक इसका नेचर होता है, और आपको पता है कि एसिड अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाते हैं, एसिड रिएक्ट करके मेटल्स के साथ क्या बनाते हैं, वो लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट करते हैं वो, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे भी ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। क्या नाम है इस सॉल्ट का, इस सॉल्ट का नाम है, आप ऊपर पढ़ सकते हो, दैट इज कॉल्ड सोडियम एथॉक्साइड। ये एथॉक्साइड आयन हो गया और यहाँ पे सोडियम हो गया, तो ये सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है इसकी जो रिएक्शन होती है विद एसिटिक एसिड। अब देखिए ये क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कभी भी अल्कोहल्स जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स के साथ क्या बनाते हैं, रिएक्ट करके एस्टर्स बनाते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन भी इस रिएक्शन का नाम है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ये इथेनॉल जो है एक अल्कोहल और एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, ये एक एस्टर बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इस एस्टर का नाम क्या है, इस एस्टर को हम कहते हैं इथाइल। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इथाइल ग्रुप इन दी एंड, तो क्या नाम है इसका, इथाइल एसीटेट। ये तो इसका कॉमन नेम है। और अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाता है, इथाइल एथेनोएट। इसका IUPAC नेम है इथाइल इथेनोएट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करूं तो आपको शायद कुछ रिएक्शन याद आ रही होगी जब हमने प्रिपरेशन की थी किसकी, इथीन की। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इसमें क्या होता है, डीहाइड्रेशन होता है, और इसको हीट करना पड़ता है लगभग 443 केल्विन के आसपास। तो तब ये क्या बनाता है, इथीन बना देता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल को इथेनॉल से रिमूव करके इथीन बना देता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इथेनॉल से रिलेटेड या अल्कोहल से रिलेटेड। सबसे पहले आपके पास आता है डीनेचर्ड अल्कोहल। अब ये डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है, तो जैसे कि आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं भी बता देता हूं कि जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, अभी हम यूजेस के बारे में बात करेंगे, तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आपको आपने सुना होगा कि लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो अल्कोहल यूज होता है वो कौन सा है, वो इथेनॉल ही है, कोई दूसरा अल्कोहल यूज नहीं होता है। लेकिन इस इथेनॉल का यूज केवल ड्रिंकिंग में यूज नहीं होता है, इस इथेनॉल के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं। अब इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं तो हमको ये श्योर करना होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि इस अल्कोहल का यूज जो कि इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ना हो। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट कर देते हैं। अब कैसे, उसमें कुछ कंपाउंड्स ऐड कर देते हैं ताकि ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज ना हो पाए। जैसे कि हम पिरिडीन ऐड कर देते हैं, मिथेनॉल ऐड कर देते हैं, या कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हैं। तो जब हम इन सब्सटेंसेस को इथेनॉल में ऐड कर देते हैं तो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं रहता है। तो इस अल्कोहल को तब क्या नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी कि अब ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। दूसरी चीज आती है स्प्यूरियस अल्कोहल। अब क्या होता है कि जब आप इथेनॉल को प्रिपेयर करते हो ना, तो इथेनॉल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर होता है। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक अल्कोहल नहीं होता है, बहुत सारे अल्कोहल्स होते हैं। तो अगर ये इथेनॉल का जो डिस्टिलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो तो उसमें कुछ क्वांटिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी, कुछ ट्रेसेस मिथेनॉल के भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि मिथेनॉल बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो
ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन होगा, तो आपने न्यूज भी सुनी होगी कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। तो उसका रीजन वही होता है कि वहां पे उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी क्या होती है, मिथेनॉल की हो जाती है, और मिथेनॉल बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्प्यूरियस एल्कोहल कहते हैं। देन रेक्टिफाइड स्पिरिट, आपने देखा होगा इथेनॉल आप जो यूज करते हो एज एन स्पिरिट, तो एज स्पिरिट यूज करते हो, एज ए स्पिरिट यूज करते हो कहाँ पे, लेबोरेटरी में। क्यों यूज करते हो, एज ए फ्यूल। उसमें जैसे लैंप्स वगैरह में यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट को। तो उसमें क्या होती है, ट्रेसेस ऑफ वाटर होते हैं, यानी कि 5% के आसपास उसमें वाटर होता है, किसमें, इथेनॉल में। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, क्या काम आता है। तो इथेनॉल आपके क्या क्या काम आ सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज कि इथेनॉल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं यूजेस में जरूर बताऊंगा ये चीज, कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जितने भी होते हैं, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, उन सब में कौन सी चीज यूज होती है, इथेनॉल यूज होती है। इथेनॉल के अलावा बाकी फ्लेवर्स भी यूज होते हैं, बट मेन कंस्टिट्यूएंट उसका क्या है, इथेनॉल है। दूसरी चीज, स्टेरिलाइजिंग वुंड्स एंड सिरिंजेस। तो आपको पता है जो अल्कोहल होता है, इथेनॉल जो होता है, वो एज एन एंटीसेप्टिक, या एंटीसेप्टिक तो नहीं, स्टेरिलाइजर यूज होता है स्टेरिलाइज करने के लिए वुंड्स को। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कैसे हम अल्कोहल्स को स्टेरिलाइज, एज अ स्टेरिलाइजर यूज करते हैं वुंड्स को, ताकि आपके वुंड्स में इन्फेक्शन ना हो पाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेनॉल यूज कर सकते हैं। साथ में सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस को भी स्टेरिलाइज करने के लिए, यानी कि उसमें जर्म्स फ्री रहे वो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेनॉल को यूज कर सकते हैं। देन एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज क्या होता है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी आजकल, जैसे कि बहुत ठंडा है और पहाड़ों में तो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि पानी जो होता है वो जम जाता है। अब जैसे कि आपकी कार्स वगैरह होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनमें रेडिएटर होते हैं, तो उस पर क्या होता है, पानी होता है। अब वो अगर फ्रीज हो गया तो प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमको ये देखना होता है कि ये फ्रीज ना हो पाए। तो उसके लिए हम क्या करना होता है, हमको उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर में इथेनॉल ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होता है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटी फ्रीज कहते हैं। इसको एज एन एंटी फ्रीज भी यूज किया जाता है। देन उसके अलावा बाकी और भी यूजेज हैं जो कि इंडस्ट्रीज में होता है, एज अ पेंट, डाई, मेडिसिन, सोप्स, रबर्स एक्सेट्रा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट आते हैं हम एसिड्स पे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको केवल और केवल एक चीज पढ़नी है, दैट इज इथेनोइक एसिड, यानी एसिटिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम है, एसिटिक एसिड इसका क्या है, इसका कॉमन नेम है। फॉर्मूला क्या है इसका, CH3COOH। और स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, CH3 यानी कि C, 3 हाइड्रोजन एटम, फिर दूसरा कार्बन एटम पे एक डबल बॉन्ड O और एक OH ग्रुप। तो इसमें OH ग्रुप होता है और C डबल बॉन्ड O, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। COOH ग्रुप जो होता है पूरा का पूरा एज होल, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने दोनों टॉपिक्स एक साथ कवर कर लिए। तो सबसे पहले ये वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है, वाटर के साथ साथ एल्कोहल्स में भी डिजोल्व हो जाता है, ईथर्स में भी डिजोल्व हो जाता है। अब इसकी खास बात क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका लगभग 290 केल्विन के आस होता है। 290 केल्विन के पास, यानी 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। बिलो 70 डिग्री सेल्सियस, बिलो 17 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो बिलो 17 डिग्री सेल्सियस अगर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये आइस जैसे हो जाता है, आइस जैसा दिखता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसीलिए जहां पे जैसे ठंडा होता है, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा ठंडा है, तो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है और ये बर्फ जैसा दिखता है। इसलिए इसका नाम क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इथेनोइक एसिड जो है मोनोबेसिक एसिड है। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ये मोनोबेसिक एसिड है, कि CH3COOH जो होता है ना, उसमें जो ये एक H होता है, एक हाइड्रोजन एटम जो होता है, यही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है। ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मत काउंट कीजिए आप, केवल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या होता है, केवल एक ही इसमें होता है। इसलिए क्या है, मोनोबेसिक हाइड्रोजन एटम होता है। वो किससे आता है, COOH से आता है। COOH वाला जो H होता है वही रिप्लेसेबल होता है, बाकी कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल नहीं होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि एसिड्स, क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है, तो एसिड क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और
हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट। क्या नाम है इसका, सोडियम इथेनोएट। तो सोडियम इथेनोएट, तो इसका IUPAC नेम हो गया, कॉमन नेम, क्योंकि CH3COO ग्रुप जो है वो एसिटेट ग्रुप है, कॉमनली इट इज कॉल्ड एसिटेट, तो इसका नाम क्या है, सोडियम एसिटेट इसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास कुछ और रिएक्शंस आती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ये एज एन एसिड रिएक्ट करता है, तो एज एन एसिड बेस के साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि अगेन सोडियम एसिटेट एंड वाटर। उसी तरीके से जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं उनके साथ क्या बनाएगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पर भी वही होगा, CH3COH को अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से अगर CH3COH और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट करोगे, क्या बनाएगा, वही CH3CONA, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेम। तो सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही चीज बनाता है। तो ये एसिडिक बिहेवियर के बारे में बता रहा है इसके। नेक्स्ट, इथेनॉल के साथ रिएक्शन। अब इथेनॉल के साथ रिएक्शन, अभी हमने इथेनॉल की प्रॉपर्टीज में भी यही पढ़ी थी, क्या नाम है इस रिएक्शन का, एस्टरिफिकेशन। तो क्या बनाता है, ये बनाता है इथाइल एसिटेट एंड वाटर। क्या बनाता है, इथाइल एसिटेट एंड वाटर, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपको पता है एल्कोहल्स एंड जो ये एल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं और साथ में वाटर फॉर्म करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो दोबारा हम फिर से इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये भी आपने पढ़ी है, कब, जब हम मीथेन प्रिपेयर कर रहे थे। तो क्या होता है कि जो सोडियम एसिटेट होता है, अगर आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडा लाइम के साथ, तो ये सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और कॉस्टिक सोडा का मिक्सचर जो होता है, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देता है, मीथेन बना देता है, साथ में सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। इसको क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें पूरा COO ग्रुप है ना, वो पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, गायब हो गया, पूरा का पूरा रिमूव हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ यूजेस आते हैं। तो जैसे कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका, एसिटिक एसिड का, यानी कि इथेनोइक एसिड का, इसको हम क्या कहते हैं, विनेगर। तो आपके घर में विनेगर तो यूज होता ही है। तो विनेगर है क्या एक्चुअली, विनेगर एसिटिक एसिड ही है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी। दूसरी चीज क्या है कि, और विनेगर का आपको यूज पता है, जैसे फूड प्रिजर्वेशन में या फिर फूड में भी यूज किया जाता है। जैसे आप खाना बनाते हो, नूडल्स वगैरह बनाते हो, तो उसमें विनेगर का यूज करते हो। देन प्योर इथेनोइक एसिड जो होता है उसको एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है और एज अ केमिकल रिएजेंट यूज किया जाता है, कहाँ, इंडस्ट्रीज में। देन सेल्यूलोज इथेनोएट, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको कि जैसे फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। उसके अलावा जो इथेनोइक एसिड जो होता है उसमें कुछ उससे हम कुछ कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कि प्रोपेनोन यानी कि जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं, तो एसीटोन इससे बना सकते हैं। देन क्लोरोइथेनोइक एसिड, देन इथेनोएट जो हो गया, जैसे आपने अभी बनाया, एस्टर्स बनाए, मेटल्स के इथेनोएट बनाए, तो वो आप बना सकते हो। देन मैन्युफैक्चर, टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। देन इसके अलावा व्हाइट लेड प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और लास्ट हम इथेनोइक एसिड से रिलेटेड टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट कैसे आपको पता चलता है। तो पहला लिटमस टेस्ट। अब देखिए इथेनॉल जो होता है वो उससे लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर एसिड होता है उससे, तो इसीलिए ये ब्लू लिटमस को, क्योंकि एसिडिक होता है तो ब्लू लिटमस को रेड कर लेता है। एसिडिक तो थोड़ा सा इथेनॉल भी होता है, लेकिन वो उतना अच्छा एसिड नहीं होता है, इस वजह से लिटमस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो लिटमस टेस्ट कर सकते हो। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये इथेनॉल है। देन एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। अब एस्टर कैसे पता चलेगा कि एस्टर बन गया है, तो एस्टर्स की एक खास बात होती है कि वो उनकी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। तो फ्रूट जैसे स्मेल जब भी ये बनते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को ऐड करते हो तो एक फ्रूटी स्मेल अगर प्रोड्यूस होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड है। तो ये कुछ टेस्ट थे किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।